हेलो एवरीवन। आज 22 जनवरी का जो करंट अफेयर है उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है साहित्य एकेडमी अवार्ड्स से रिलेटेड। तो ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत टाइम से ये अवार्ड होल्ड करके रखा है और गवर्नमेंट अवार्ड दे नहीं रही है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ जाता है। तो अब साहित्य एकेडमी के बारे में बात करें तो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड यही है। और साहित्य एकेडमी एक नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। इसका नाम इंडिया है, इंडियन लिटरेचर को, इसका काम इंडियन लिटरेचर को प्रिजर्व करना है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आती है। अब जो साहित्य एकेडमी है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1954 में और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। फिर ये जो साहित्य एकेडमी अवार्ड हर साल दिया जाता है, ये आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क के लिए जो पिछले 5 साल के अंदर पब्लिश हुई है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अवार्ड मिलता है, जैसे नॉवेल्स में, पोएट्री में, ड्रामा में, शॉर्ट स्टोरीज में, एसेज में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। तो इन सारी कैटेगरीज के अंदर इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। ये अवार्ड लैंग्वेज वाइज दिया जाता है, एक ही साल में मल्टीपल विनर्स होते हैं अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से। तो अब लैंग्वेज वाइज है तो कितनी लैंग्वेजेस हैं इसमें? तो लैंग्वेज टोटल 24 हैं, जिसमें से हमारी पूरी 22 शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेज जो शेड्यूल 8 में आती हैं। 8 शेड्यूल की पूरी 22 लैंग्वेजेस हैं, प्लस इंग्लिश है और राजस्थानी है। तो इसको मिला करके पूरी 24 लैंग्वेजेस हो जाती हैं। इंग्लिश और राजस्थानी जैसे कि 8 शेड्यूल में नहीं है, पर फिर भी साहित्य एकेडमी के अंदर इसको अवार्ड मिलता है। अब अवार्ड में क्या मिलता है? तो अवार्ड में एक कॉपर प्लाक मिलता है और कुछ कैश प्राइज मिलता है। मेडल टाइप की कुछ चीज़ें नहीं मिलती जो कि पद्म टाइप के अवार्ड्स में मिलती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर किसी की सेल्फ हेल्प बुक्स है, ठीक है, ट्रांसलेटेड वर्क को इसमें मिलता है, एंथोलॉजीज पे नहीं मिलता, सेल्फ हेल्प बुक्स पे अवार्ड नहीं मिलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड थी? साहित्य एकेडमी अवार्ड से। अब जैसे कि गवर्नमेंट इस अवार्ड को इशू नहीं कर रही है, तो इसलिए जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने अपना एक अलग अवार्ड निकाला है, सेनमोजी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। तो उन्होंने कहा कि ये भी साहित्य एकेडमी की ही तरह लिटरेरी ऑनर्स देगी नेशनल लेवल पे, और इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी जैसी लैंग्वेजेस हैं। इसमें हिंदी को इंक्लूड नहीं किया गया है। उन्होंने बोला है कि वो बाद में इसे एक्सपेंड करेंगे, पर अभी हिंदी को इंक्लूड नहीं किया गया है। और इंडिपेंडेंट लैंग्वेज वाइज जूरी बनाई जाएंगी जो हर अलग अलग लैंग्वेज के लिए सिलेक्शन करेंगी। 5 लाख का कैश प्राइज इसमें भी दिया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईयू एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कि कोई कंट्री या कोई नेशन, कोई ग्रुप ऑफ नेशन अगर यूरोपियन यूनियन को थ्रेट करता है, तो यूरोपियन यूनियन उससे निपटने के लिए एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेगा। इसे अडॉप्ट किया गया था 2023 में, टू काउंटर इकोनॉमिक कोएर्शन बाय थर्ड कंट्रीज अगेंस्ट ईयू और इट्स मेंबर स्टेट। अगर कोई तीसरी कंट्री ईयू या उसके मेंबर स्टेट के ऊपर किसी भी टाइप का इकोनॉमिक कोवर्शन करने की कोशिश करती है, तो ईयू उसे काउंटर करेगा इस इंस्ट्रूमेंट से। अब ये न्यूज़ में क्यों आ गया? क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट इस टाइम पे, वो ग्रीनलैंड को कब्जा करने की या ओवरटेक करने की बात कर रहे हैं। पर जो यूरोपियन मेंबर्स हैं, फ्रांस है, इटली है, ठीक है, जर्मनी है, ये कंट्रीज इस चीज़ को बहुत ही वेहेमेंटली अपोज कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं अगर कि यूएसए ने ऐसा करने की कोशिश की तो यूरोप और यूएसए के बीच में वॉर हो सकती है और नेटो का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। पर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बात नहीं मान रहे हैं और अभी रिसेंट में उनके और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा कुछ मैटर हो गया था, क्योंकि उन डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सीक्रेट चैट्स दिखा दी थी। तो इस वजह से अब ट्रंप ने थ्रेट भी किया है फ्रांस पे 200% के टैरिफ का। उस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में आ जाती है। अब ईयू के हिसाब से कोवर्शन क्या होगा? कोवर्शन अगर थ्रेट ऑफ ट्रेड जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मीजर्स का भी थ्रेट मिलता है, तो उसे कोवर्जन ही माना जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि डेटरेंस देना। ऐसा नहीं है कि लड़ाई में तुरंत कूद जाएंगे, बस एक डेटरेंस देना है, डराना है सामने वाले को कि हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं, पर रिटेलिएट करने की ज़रूरत ना पड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
तो अब काउंटर मीजर्स में क्या कर सकती है, ईयू भी पलट करके हाई टैरिफ्स लगा देगी, नए टैक्सेस इंपोज कर देगी और लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी लगाया जा सकता है। टारगेट जो भी ये इसके थ्रू किया जाएगा, अपोजिट एक्शंस लिए जाएंगे, वो हमेशा टारगेटेड और रिवर्सिबल होंगे। जिस तरीके का एक्शन लिया गया है ईयू के ऊपर, वैसा ही एक्शन ईयू भी लेगी। मतलब अगर यूएसए ने ईयू पे 100% टैरिफ लगाया, तो ईयू भी 100% टैरिफ लगा देगी। टारगेटेड और रिवर्सिबल एक्शंस होंगे। अभी तक इसे कभी यूज़ किया नहीं गया है, पर फ्यूचर में हम देखते हैं क्या होता है इसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट चीज़ है अंडमान एंड निकोबार। ये न्यूज़ में सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट इसे एक डेवलपमेंट हब बनाना चाहती है, अंडमान और निकोबार को, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हम इसकी मैपिंग से लेकर के कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो देखेंगे वो है इसकी कैपिटल। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदल करके क्या रखा गया है, श्री विजयपुरम। और दूसरी चीज़ क्या है कि पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान आइलैंड पे लोकेटेड है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है, दो पैसेजेस हैं, ठीक है। एक 10 डिग्री चैनल है और एक डंकन पैसेज है। तो जो 10 डिग्री चैनल है, वो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। और जो डंकन पैसेज है, वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ये इन्फॉर्मेशन थी इन दो पैसेजेस से रिलेटेड। फिर कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं, जैसे कि हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल करके स्वराज द्वीप रख दिया गया है और यहाँ पे ही ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड राधे नगर बीच है। नील आइलैंड का नाम बदल करके शहीद द्वीप रख दिया गया है और रॉस आइलैंड का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया गया है। फिर एक आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये सेंटिनलीज ट्राइब का आइलैंड है। सेंटिनलीज ट्राइब न्यूज़ में रहती है, इस बार उन्होंने पहली बार वोटिंग भी की थी, इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। फिर अब दूसरी चीज़ जो है कि जो नॉर्थ अंडमान है, यहीं पे अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। और जो इंदिरा पॉइंट है, इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार पे आता है। तो ये कुछ मैपिंग पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन थी अंडमान और निकोबार को लेकर के। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं यहाँ पे, जैसे सैडल पीक नेशनल पार्क है, फिर रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, कैम्बल बे और गैलाथिया बे नेशनल पार्क, जो दोनों ही ग्रेट निकोबार पे आते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, वो है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, वो एक स्टेटूटरी बॉडी है जिसको इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाया गया है। ये इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। फिर ये एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब इसके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते हैं। और एक यूनिक फीचर है इसका कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसके मेंबर में से एक होते हैं। तो अगर ऑप्शन में कभी ऐसा आता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आपको लगे, ये ना लगे कि ये तो बहुत आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऑप्शन दे दिया, तो इसलिए ये मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसके मेंबर होते हैं। फिर इसके ही अंदर एक स्टैंडिंग कमिटी है, जिसको स्टैंडिंग कमिटी और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ये इंश्योर करती है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड देयर स्टेटस। जो भी चीज़ें एनबीडब्ल्यूएल के अंदर हो रही हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और उनका स्टेटस क्या है, किस लेवल तक हो गई हैं, अभी स्टार्ट हुई हैं या फिनिश होने वाली हैं, या ये सारी चीज़ों को मैनेज और देखने का काम करती है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी भी एक स्टेटरी बॉडी ही है और ये भी एडवाइजरी है। इसको कौन चेयर करता है, इसको मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज चेयर करते हैं। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट इसको चेयर करते हैं, जबकि एनबीडब्ल्यूएल में मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट वाइस चेयरमैन होते हैं। फिर इसी के अंदर आता है एक परिवेश पोर्टल। परिवेश पोर्टल एक सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जहां से ऑनलाइन सबमिशन, मॉनिटरिंग, प्रपोजल्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के रिगार्डिंग। यहाँ से क्लियरेंस मिलती है। 2018 में पीएम ने इसको लॉन्च किया था और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसे मिल करके बनाया है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो माउंट एसो से रिगार्डिंग है। अब ये माउंट एसो से रिगार्डिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी माउंट एसो के पास एक हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। तो माउंट एसो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है जो कि जापान में पाया जाता है, और ये जापान का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। ये क्यूशू जापान में है, क्यूशू जो जापान का आइलैंड है,
होकाइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्योशू है। सबसे नीचे जापान का आइलैंड क्योशू है, वहाँ पे माउंट एसो है। ये लार्जेस्ट एक्टिव क्रेटर ऑफ द वर्ल्ड है और मोस्ट रिसेंट इरप्शन इसका 2021 में हुआ था। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सोपरनिका रिवर। सोपरनिका रिवर इसलिए न्यूज़ में क्योंकि अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टेटस मांगा है कि जो इसने ऑर्डर दिया था वेस्ट वाटर का फ्लो सोपरनिका रिवर में रोकने के लिए, उसका क्या स्टेटस है, वो कितने इफेक्टिव तौर से रोका गया है या नहीं रोका गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। अब ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कहाँ की, कर्नाटका की, और ये हर तरफ से वेस्टर्न घाट से सराउंडेड है और ओरिजिनेट होती है ये कोडाचराडी हिल्स में, जो कि वेस्टर्न घाट्स में ही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मुकाम्बिका टेम्पल के पास से होकर के गुजरती है, जो कि कोलूर में है, और फिर ये जाकर के अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। इसके रिगार्डिंग एक लीजेंड है कि जो गरुड़ देव थे रामायण में, उन्होंने इस नदी के किनारे बैठ करके पेनांस परफॉर्म किया था और इसी वजह से इसका नाम सोपरनिका पड़ जाता है, जो कि सुपर्णा या गरुड़ का अलग नाम है, एक और नाम है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि मरावंथे बीच के पास ये जो रिवर है ये अरेबियन सी के पैरेलल फ्लो करती है कुछ दूर तक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस रिवर की। इस वजह से ये टूरिस्ट स्पॉट्स, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पे विजिट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी सोपर्निका रिवर से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्वती गिरी से रिलेटेड। अब ये इंडिया की एक फ्रीडम फाइटर थी, इनका रिलेशन है उड़ीसा स्टेट से। पार्वती गिरी एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर और सोशल वर्कर हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। वेस्टर्न उड़ीसा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उड़ीसा में जो भी फ्रीडम स्ट्रगल्स हुई हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसी वजह से इन्हें मदर टेरेसा ऑफ उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें बन्ही कन्या भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है डॉटर ऑफ फायर। अब इनके बर्थ की बात करें अगर, तो इनका बर्थ हुआ था 1926 में। डिस्ट्रिक्ट थी इनकी बारगढ़ उड़ीसा। बचपन से ही पेट्रियोटिक एनवायरनमेंट में ये बड़ी हुई थी, इसी वजह से ये 16 साल की एज में ही देशभक्ति के काम में जुट गई। फिर 1942 में जब ये 16 साल की ही थी, तभी इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पार्वती गिरी फ्रंट लाइन प्रोटेस्ट में एक्टिवली शामिल रहीं। ब्रिटिश रूल के खिलाफ मास मोबिलाइजेशन में भी इनका काफ़ी रोल था। उड़ीसा के ट्राइबल्स और रूरल एरियाज़ में विमेन पार्टिसिपेशन को भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। फिर इंडिपेंडेंस के बाद उनका काम ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए, ऑर्फेंस और डेस्टिट्यूट्स विमेंस के लिए, रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इसी वजह से इन्हें मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा बाद में जाकर के कहा गया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी पार्वती पार्वती गिरी से रिलेटेड, और आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।